वेलकम बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। बच्चों ये जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है यानी वेव्स का मिक्सिंग, इसको पढ़ने के पहले वेव क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसमें छोटी मोटी जो टर्म्स आती है वो सब हम पहले बेसिक लेवल पर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। वेव्स, तो वेव क्या होती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप तालाब के पास में खड़े हो और वहाँ पर पानी पूरी तरह से शांत है और आप एक छोटा सा पत्थर लेते हो और उसमें फेंकते हो। तो पत्थर जहाँ पे पानी को टच करता है, आप वहाँ पे क्या देखते हो, तो जहाँ पर वो पत्थर टच करता है उसके अराउंड ऐसे रिपल्स तैयार होते हैं, सर्कल्स तैयार होते हैं। तो बच्चों ये और कुछ नहीं है, ये वेव्स है। दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहेंगे यहाँ पर। मान लीजिए हमारे पास एक रोप है, रस्सी है, ठीक है, हमने कहीं उसको फिक्स कर दिया, ठीक है, और फिक्स कर देने के बाद में एक दूसरा जो एंड जो हमारे हाथ में है, फ्री एंड, अगर मैं उसको जर्क करता हूँ, झटका देता हूँ, तो उसके ऊपर क्या तैयार होगा, इस तरह से एक फॉर्मेशन होगा जो पास होते 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 कहाँ तक पहुँचता है, हमारे उस पॉइंट तक जहाँ पे रस्सी फिक्स्ड है। जैसे अगर हमें डायग्राम में बताना चाहूँगा तो मान लीजिए कि ये कोई एक आधी वॉल है, यहाँ पर हमने उस रस्सी को फिक्स कर दिया है, ठीक है, और ये फ्री एंड है। यहाँ पर बच्चों जब हम क्या करेंगे, झटका लगाएंगे, जर्क करेंगे, पहले तो यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेशन तैयार होगा, फिर आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद ये फॉर्मेशन आगे तक पहुँचता है, आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद ये फॉर्मेशन आगे तक पहुँचता है। मतलब यहाँ पर झटका लगाया, यहाँ पे इस तरह का पिक तैयार हुआ, ठीक है, वो पिक आगे जाते जाते वहाँ तक चला गया जहाँ पे वो रस्सी हमारी फिक्स थी। तो बच्चों ये भी क्या है, ये भी हमारी वेव है। तो असल में है क्या, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पर ये जो ऐसे ये जो रस्सी है, ये रस्सी पे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर इसको जर्क किया तो हुआ क्या होगा कि ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे ऊपर नीचे क्या करता है, ऑसिलेटरी मोशन करना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये पार्टिकल ऊपर जाता है उसके बाद में वो नीचे भी आएगा, हो सकता है कि वो नीचे जाए, और ठीक है, तो उसके बाद वो अपनी इसको जो एनर्जी मिली, क्योंकि मैं जब उसको झटका दूंगा, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने के कारण वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर अपने मेन पोजीशन पे आएगा। मतलब अपने मेन पोजीशन के आसपास वो क्या तैयार करेगा, ऑसिलेटरी मोशन, रिपीटेड मोशन तैयार करेगा। और ऐसा करते समय वो अपनी एनर्जी जो दूसरा पार्टिकल है उसको भी देता, वो पार्टिकल भी वैसा ही ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता। मतलब ऐसा करते करते हर एक पार्टिकल उसके पहले पार्टिकल से एनर्जी लेता है, अपने मेन पोजीशन के अराउंड क्या करता है, ऑसिलेटरी मोशन पैदा करता है, और वो इस तरह से ये एनर्जी ही इस पॉइंट से एंड पॉइंट तक क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। एक तरह से मैं इसको ये भी कहूँगा कि मैंने इस पॉइंट को, इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया। मतलब ये डिस्टर्ब हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे गया, फिर यहाँ पर आया, फिर उसी समय में उसने अपना डिस्टर्बेंस दूसरे को दिया, वो तीसरे को देगा, करते करते लास्ट तक जाएगा। मतलब यहाँ पर ये कहेंगे हम कि हमारा जो वेव है, या तो वो एनर्जी का ट्रांसफ़र है, या फिर हम कहेंगे कि वो एक डिस्टर्बेंस का ट्रांसफ़र है। आप भविष्य में ये भी कह सकते हैं कि वो मोमेंटम का ट्रांसफ़र है, वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो सिंपल शब्दों में ये कहेंगे हम कि वेव क्या होती है, तो वेव एक जस्ट इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हाँ, अब उसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, नहीं होती है, ये एक अलग कंसेप्ट है। कुछ वेव ऐसी है जिसको मीडियम की ज़रूरत है, कुछ वेव ऐसे जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, जिसके अनुसार हम उसका बाद में क्लासिफिकेशन भी करते हैं। बच्चों ध्यान में रखना है, एक डिस्टर्बेंस जो पहला एग्जांपल हमने लिया था, हमने जब पत्थर पानी में डाल दिया तो एक तरह से पत्थर जैसे ही पानी को वहाँ पे सरफेस को टच करता है, उतने वाटर ड्रॉपलेट्स को टच करता है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब होंगे तो पहले वो नीचे जाएंगे, फिर अपने मेन पोजीशन पे आएंगे, शायद वो ऊपर आएंगे, फिर यानी अपने मेन पोजीशन पे क्या करेंगे, वो ऑसिलेटरी मोशन पैदा करेंगे, और फिर अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र करेंगे, साइड वाले को। साइड वाला
निकाला उसके बाजू में, उसके बाजू में, करते करते इस तरह से, और ये सभी साइड में होगा, इसलिए हमको रिपल्स जो मिलते हैं उस पॉइंट के अराउंड सभी साइड में मिलते हैं। तो ये जो डिस्टर्ब हुए पार्टिकल्स है अपनी एनर्जी दूसरे को देंगे, वो तीसरे को, मतलब सिंपली एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब सिंपली हम कहेंगे डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी वेव क्या है? इट इज जस्ट द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम और विदाउट मीडियम, ये कहेंगे हम, ठीक है। हाँ, अब ये बात है कि यहाँ पर सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम मीडियम की बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसे ये जो रस्सी थी, ये रस्सी की बात करते हैं, तो ये जो पार्टिकल है, इसके बाद ये पार्टिकल आप देख रहे हो। अगर मैं इसको अच्छे से कलर वलर कर देता हूँ और आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ से निकलकर यहाँ पे नहीं जाता। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? देयर इज़ नो माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल। वहाँ पे पार्टिकल का माइग्रेशन नहीं हुआ भाई, बस उसको मिली एनर्जी को उसने क्या किया? साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। यानी ये बोल सकते हैं आप सोर्स से आगे तक, वो हमारा क्या है? वेव है। और इस पे हमारा एनर्जी सिर्फ ट्रांसफ़र होती है, मटेरियल मीडियम या फिर उसके पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं होते। सो बच्चों ध्यान में यही रखना है कि वेव क्या होती है। कैसा ना बच्चों, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो मैं आपको डायरेक्ट दिखा पाऊँ। अब एनर्जी बोलो, डिस्टर्बेंस बोलो, ये कैसा प्रैक्टिकली दिखा नहीं पाऊँगा, तो इसको आप समझो, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, मैं जो बात कर रहा हूँ ये भी तो क्या है? एक साउंड एनर्जी है जो आपके कानों तक आ रही है, ठीक है। मतलब एनर्जी मुझसे आपके तक क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। हाँ, अब बीच में कौन सा मीडियम लगता क्या होता है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये साउंड एनर्जी, ये कौन सी वेव है, ये सब हमारे टाइप्स का पार्ट है, ठीक है। सो इसको आप पहले समझो कि एनर्जी क्या है। जैसे कि अगर बात करते हैं कि हम सन से बात करते हैं, सन से हमारे पास में एनर्जी आती है, वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में होती है, वो हीट एनर्जी के फॉर्म में होती है। मतलब वहाँ से जो हमारे पास एनर्जी आ रही, तो फिर वो भी वेव होना चाहिए। हाँ, वो भी वेव है, भले ही हमारे और सन के बीच में कुछ दूरी के बाद में देयर इज़ नो मीडियम, वहाँ पे कंप्लीट वैक्यूम है, फिर भी वहाँ से आ रही है एनर्जी। मतलब एनर्जी आने का मतलब ही क्या है? कि वेव आना। मतलब सन से जो रेज, सन से जो वेव्स हमारे पास आती है, एनर्जी हमारे पास आती है, उसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। वो हम कहेंगे, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, जो हम टाइप्स में पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। मतलब जिसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, किसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उसके अनुसार टाइप्स होते हैं। अलग अलग प्रकार है उसको टाइप्स यानी क्लासीफाई करने के, जैसे फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज, इस तरह से, फिर वाइब्रेशंस इस तरह से, फिर किस तरह से प्रोपेगेशन होता है, इस तरह से अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं कि हम वेव को क्लासीफाई करें, वेव के टाइप्स बनाएं। सो सबसे पहले आज अभी इस समय में बस आप इतना ध्यान में रखो कि हमारी वेव क्या है। तो वेव क्या है? इट इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस और यू से द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। इट इज़ कॉल्ड एज दी वेव। यानी डिस्टर्बेंस का ट्रैवल होना, एनर्जी का ट्रैवल होना, बस यही हमारी क्या है? वेव है। अब उसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान में रखना आज अभी के लिए कौन सा कि वेव क्या होती है, ठीक है। सो बच्चों अभी हमने देखा कि वेव क्या होती है, तो सिंपल ध्यान में क्या रखना है कि वेव इज़ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, जिसमें हमको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब हमारे पास है कुछ टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है। वेव्स के जो टाइप्स हैं वो एक एक करके हेडिंग वाइज हमने यहाँ पर लिखे, हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो जब आप वेव्स के टाइप्स बनाएंगे तो कुछ अलग अलग हेडिंग्स हैं, जैसे कि पहली हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ मटेरियल मीडियम। इसका मतलब क्या है कि जो वेव्स, ठीक है, जिनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है कि नहीं है, इसके अनुसार हमारे पास दो टाइप है, जिसमें से पहला टाइप है हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव्स। पहला टाइप कौन सा है? नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब नॉन मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या है कि जिसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है, यानी द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर द मटेरियल मीडियम, दे आर कॉल्ड एज नॉन मैकेनिकल वेव्स। जैसे मैंने कहा इसके पहले कि सन से जो लाइट हमारे पास आता है, जो वहाँ से अलग अलग रेज निकलते हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे। मैंने इसके पहले कहा कि हमारा कुछ ऊपर जाने के बाद में फिर चालू होता है वैक्यूम, मतलब कुछ भी मटेरियल मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट वेव्स हमारे पास आ रही है, मतलब उसको किसकी ज़रूरत नहीं है? मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो
तो ऐसी वेव्स को क्या कहेंगे हम, नॉन मैकेनिकल वेव्स, मतलब जिसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ऐसे को क्या कहेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव्स। आप एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स, ठीक है, हीट फ्रॉम द सन, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा टाइप आता है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स। अब जैसे नॉन मैकेनिकल में मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तो इसके उल्टा हमारा मैकेनिकल वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर द मटेरियल मीडियम, उसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है। जैसे एग्जांपल मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, दीज आर दी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं, मैं बहुत यानी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे वैक्यूम हो, अगर वैक्यूम हो और आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे आपको सुना ही नहीं देगा। मतलब ये है कि आपको साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे ये आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि जो हमारा सन है, सन में बड़े बड़े लेवल पर, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी यानी ये बोलेंगे कि हम न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है, तो अगर ऐसे रिएक्शंस होती है वहाँ पर तो उसका बड़ा बड़ा साउंड भी निर्माण होगा। तो वहाँ से लाइट हमारे पास आता है, वहाँ से हीट हमारे पास आती है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी हलचल जो हो रही है उसका साउंड हमारे पास नहीं पहुँचता। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ गया है, वैक्यूम आ गया, ठीक है। इसका सिंपल सा अर्थ यही है कि कुछ वेव्स ऐसी है जिनको किसकी ज़रूरत है, हमारे मटेरियल मीडियम की। जैसे साउंड वेव्स हो गया, द वेव्स ऑन द रोप, जैसे रस्सी के ऊपर जो वेव्स तैयार होती है वो, या फिर आप देखे होंगे कि द वेव्स ऑन द वाटर सरफेस, ठीक है, इनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है, तो उनको क्या कहेंगे हम, मैकेनिकल वेव्स। तो ध्यान रहेगा, पहली हेडिंग कौन सी, ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ मटेरियल मीडियम। पहला है नॉन मैकेनिकल यानी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं, ठीक है। दूसरा है मैकेनिकल वेव्स, इसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है, ठीक है, ध्यान में रखना है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी रेंज, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी रेंज यानी जो वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी, जैसे ये सब चीज़ें आगे पढ़ने वाली भी है। अब जैसे वेव है, एनर्जी है, उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड रहेगा, उसकी वेवलेंथ रहेंगे, एंड सो मेनी थिंग्स विच आर रिलेटेड विद दिस वेव्स, ठीक है, दैट विल बी डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी रेंज, तो फ्रीक्वेंसी रेंज के अनुसार हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला इंफ्रासोनिक वेव्स। अब ये जो इंफ्रासोनिक वेव्स है इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी रेंज देखें, क्या देखेंगे हम इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0 से लेके 20 हर्ट्ज़ तक। कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके 20 हर्ट्ज़ तक। अब ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ना भाई, इस फ्रीक्वेंसी की वेव्स हम सुन नहीं सकते। जैसे आपने चमगादड़ देखे, बैट्स को कहते हैं कि उसकी आंखें नहीं होती, ठीक है, इसलिए अगर किसी रूम में वो घुस गया ना तो क्या होता है, वो इधर उधर वंडरिंग करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो क्या करता है, उस समय साउंड निर्माण करता है, और वो जो साउंड होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 0 से 20 हर्ट्ज़ के बीच में। और होता क्या है कि वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, तो जैसे रिफ्लेक्शन होगा तो वही साउंड उसके कानों में वापस आता है, तो वो समझ जाता है कि सामने कुछ तो भी ऑब्स्टेकल है, कोई दीवार है, इसलिए पट से अपनी मोशन को वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। हाँ, लेकिन वो साउंड जो है ना हम नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे सुनने के लिए जिसको हम कहेंगे ऑडिबल, ठीक है, या फिर साउंड, वो हमारा सेकंड है, तो उसकी रेंज थोड़ी अलग है। तो ध्यान में रखना, पहला कौन सा है, इंफ्रासोनिक, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत ही कम है, 0 से 20 हर्ट्ज़ तक, ठीक है। दूसरा ऑडिबल मतलब साउंड वेव्स, जो हम सुनते हैं, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ आप सुन रहे हो, या फिर आजू बाजू का जो भी हमको सुनाई देता है वो ऑडिबल में आता है, जिसको हम साउंड वेव्स कहते हैं। इसकी जो रेंज होती है बच्चों, उसको ध्यान में रखना है, वो 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक होती है, मतलब 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक। 20 किलो का मतलब 20,000, 20,000, ठीक है। तो उसकी उस रेंज के अनुसार ध्यान में रखना, यानी जो भी हम सुन सकते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, एक आधी बार क्या करो कि जैसे एक आधा डीजे वीजे चल रहा, आप उसका साउंड बढ़ाते जाओ, ठीक है। एक समय ऐसा आता कि अंदर थर्राहट निर्माण होती है, डीजे के कारण हम थिरकने लगते हैं और पूरा का पूरी चीज़ें वाइब्रेट होना शुरू होती है। याद करो रोबोट पिक्चर में एक सीन है जहाँ पर हमारे सुपरस्टार रजनीकांत, ठीक है, हमारे ऐश्वर्या जी के साथ में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो कुछ गुंडे बहुत ही ज़्यादा साउंड प्ले करने के कारण उनको जो पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, वहाँ उनके यहाँ जाते हैं और वहाँ पर उनके म्यूज़िक सिस्टम का साउंड बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इतना ज़्यादा बढ़ाते हैं कि वहाँ की हर चीज़, कांच वाँच सब टूटने लगते हैं।
क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। एक समय ऐसा आता कि हम कान के ऊपर हाथ रख देंगे, हम सुन नहीं पाएंगे, तो हमारी जो ऑडिबल वेव्स है, सुनने लायक वेव्स है, उसकी रेंज तय है। उसके ऊपर अगर होता है तो शायद हम उसको सुन ना पाए, तो उसकी रेंज ध्यान में रखना 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। उसके बाद में आता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, इसकी रेंज आप डायरेक्ट ध्यान में रखना 20 किलो हर्ट्ज से, ध्यान में रखना 20 किलो हर्ट्ज से 20 मेगा हर्ट्ज तक, ठीक है। यानी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 20,000 से 20 लाख हर्ट्ज तक, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट आता है वो है हमारा सुपरसोनिक वेव, तो जो 20 मेगा हर्ट्ज है और उसके ऊपर का जो साउंड होगा वो हमारा सुपरसोनिक वेव्स रहेगा बच्चों, ध्यान में। सो सेकंड कौन सा था? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज। हाँ, आप उसकी वेवलेंथ भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। सो इंफ्रासोनिक 0 से 20 हर्ट्ज तक, ऑडिबल जो है साउंड वेव है 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक, अल्ट्रासोनिक है 20 किलो से 20 मेगा हर्ट्ज तक, और सुपरसोनिक जो है वो 20 मेगा हर्ट्ज से ऊपर में रहेगा, ध्यान में, ठीक है। फिर तीसरा आता ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशंस। किसके कारण? वाइब्रेशंस। अब ये जो क्या बोलेंगे आप, जैसे कि आपने 9th-10th में भी ये कॉन्सेप्ट देखा होगा, कौन सा? कि आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स देखे होंगे। जैसे कि रस्सी के ऊपर जो तैयार होते हैं वो हमारे ट्रांसवर्स वेव्स। तो उसमें होता क्या है, जैसे कि इसके पहले भी मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे जैसे जैसे आपने रस्से के ऊपर वेव्स निर्माण कर दिए तो वहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं, हाँ देखो, पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन पैदा करते हैं, वाइब्रेशंस करते हैं, और वेव्स हमारी सामने सामने जाती है। मतलब वेव के जाने की डायरेक्शन ये है और पार्टिकल के वाइब्रेट होने की डायरेक्शन ये है। अब आप सोचो भला, एक ये ऐसी डायरेक्शन और एक ऊपर नीचे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दोनों एक दूसरे को है परपेंडिकुलर। तो अगर ऐसा होता है, क्या? The direction of vibration of particle and the direction of propagation of wave, when they are perpendicular, then the waves are called as transverse waves, जो हम स्पेशली इस चैप्टर में पढ़ने वाले रहेगा, ध्यान में। प्रोपेगेशन की वेव यानी वेव को आगे बढ़ने के लिए जो डायरेक्शन लगेंगी वो, और वाइब्रेशन की वेव जो डायरेक्शन है वाइब्रेशन की वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो समझ जाइए क्या रहेगा, ट्रांसवर्स वेव। हम इसको डिटेल में बाद में देखने भी वाले, ठीक है। सेकंड है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में एकदम सिंपल है, जैसे कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या है, वेव आपके तक आ रही है और जो बीच में हमारे जो एयर मीडियम है, फिलहाल तो एयर मीडियम है, सो यहाँ पे एयर मीडियम का क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, यानी इस तरह से क्या होगा, वहाँ पे कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन होगा यानी दबाव होगा, रेयर फ्रैक्शन यानी वहाँ पे दबाव कम हो जाएगा। तो इस तरह से होगा और वेव आपके तरफ ही आ रही, मतलब मान लीजिए मैं ऐसा लेता हूँ, वेव इधर जा रही है, ठीक है, और वाइब्रेशन भी ऐसा ऐसा हो रहा, मतलब प्रोपेगेशन की वेव और वाइब्रेशन की वेव दे आर पैरेलल या फिर इन द सेम डायरेक्शन, देन द वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स रहेगा, ध्यान में। सो ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन में ट्रांसवर्स वेव में क्या कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडनल वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन या फिर पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेगेशन, ये स्पेशली ये सब जो चीज़ें हैं ये स्पेशली हम हमारे चैप्टर में पढ़ने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ है प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, तो उसके कारण हमारे पास है दो, एक प्रोग्रेसिव वेव है और एक स्टेशनरी वेव है। नाम ही में छुपा है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस करने का मतलब आगे बढ़ते जाना, एडवांस करना, ठीक है। तो जो आगे बढ़ते बढ़ते जाएगी, जैसे मैं आप यहाँ पे बोल रहा हूँ तो वेव्स आगे आगे बढ़ते जा रही, लेकिन अगर मान लीजिए कि बीच में कुछ आ गया तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगा, तो जो वेव गई वो वेव वापस आई, तो उन दोनों के सुपर पोजिशन के कारण जो हमारे चैप्टर की मेन हेडिंग भी है, ध्यान में रखना, इसलिए कह रहा हूँ ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो जो आगे गई रिफ्लेक्ट हुए और उसका सुपर पोजिशन होने के बाद में जो वेव्स निर्माण होती दो पॉइंट के बीच में सिमट जाती है, रह जाती है, स्टेबल हो जाती है, उनको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। सिंपल। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब जो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे, प्रोग्रेसिव, और स्टेशनरी वेव का मतलब दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, स्टेबल होंगे, स्टेशनरी होंगे, उनको हम कहेंगे खुद स्टेशनरी वेव्स। तो ये जो प्रोग्रेसिव वेव वो तो हमको सिंगल मिलेंगे, लेकिन स्टेशनरी वेव इट इज़ द सुपर पोजिशन ऑफ मेनी वेव्स, ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। अब डायमेंशंस का मतलब क्या है कि वेव्स किस तरफ फैलती है, क्या वो एक लाइन में चलती है, क्या वो पूरे ऐसे प्लेन में चलती है, क्या पूरे वो स्पेस में चलती है, उसके अनुसार उसके 3 टाइप होने वाले। नंबर 1 यहाँ पर है हमारे पास वन डायमेंशनल, जिसे हम कहेंगे लाइन वेव्स। जैसे
मैंने कहा रस्सी के ऊपर मैं अगर वेव्स निर्माण करता हूँ तो रस्सी के ऊपर क्या होती है, वेव, तो वो एक डायरेक्शन में जा रहे, एक लाइन में जा रहे, अगर वापस भी आते तो वो एक लाइन में ही होंगे, तो उसको कहेंगे हम वन डायमेंशनल। ठीक है। दूसरा टू डायमेंशनल या फिर प्लेन वेव्स। ठीक है। अब जैसे कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, वाटर सरफेस पे आप पत्थर डाल दो, ठीक है, तो वेव्स ऐसे निर्माण होते हैं। तो पूरे सर्कल टाइप होते हैं ना, सर्कल प्लेनर है, मालूम है आपको, यानी वो पूरे से प्लेन में फैलते हैं, यानी वेव्स ऑन द वाटर सरफेस दे आर टू डायमेंशनल और से प्लेन वेव्स। ठीक है। और उसके बाद में थ्री डायमेंशनल वेव्स या फिर स्पेस वेव्स। जैसे जो मैं बात कर रहा हूँ ना भाई, अब क्या लगता है आपको, जो आप मेरे सामने होंगे एक लाइन में वही सुन पाएंगे क्या? नहीं, साइड वाला भी सुन पाएगा, मतलब ये प्लेन वाले भी। अगर कोई बच्चा ऊपर में होगा तो वो भी सुन पाएगा, यानी मेरा जो आवाज़ है, मेरी जो आवाज़ है, वो सभी लोग हर डायरेक्शन में, हर डायमेंशन में सुन पाएंगे। ऐसा नहीं कि सब मेरा आवाज़ सिर्फ इधर ही जा रहा, इधर ही जा रहा, सामने नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है, हर जगह फैल रहा। और जब हर जगह फैलता है तो उसको हम स्पेस कहते हैं। ठीक है। सो साउंड वेव्स ये क्या है, हमारी थ्री डायमेंशनल वेव्स है, जिसे हम कहेंगे स्पेस। जैसे एग्जांपल ना, एक आधी चिड़िया होती है, तो चिड़िया को आप ऐसे खुला छोड़ दो तो वो सिर्फ एक लाइन में नहीं चलती, वो पूरे आकाश में फैल जाती है, कहीं पे भी जा सकती है, यानी स्पेस में भटक सकती है। वैसे ही हमारी जो साउंड वेव्स है वो कहीं पर भी जा सकती है। ठीक है। तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम उसको, थ्री डायमेंशनल, मतलब स्पेस वेव्स। हाँ, ये जो हम चीज़ें पढ़े ना, इनकी अपनी भी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, खुद की अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे एग्जांपल के लिए लूँगा मैं, यहाँ पे जो नॉन मैकेनिकल वेव्स है, मैंने कहा इसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये किसी भी मीडियम से जा सकती है, किसी भी, चाहे वो तुम्हारा पानी हो, यानी लिक्विड हो, ठीक है, गैसेस हो, सॉलिड हो, कहीं से भी जा सकती है। जैसे सोचो ना, अगर मान लीजिए हमारे घर के ऊपर कांच का कुछ शेड बना है, तो लाइट तो उसमें से भी आ रहा, मतलब सॉलिड्स में से जा रहा। अगर मान लीजिए आप एक आधे स्विमिंग पूल के अंदर, पानी के अंदर हो और आप बाहर की चीज़ें देख पाते हो, मतलब लाइट पानी के अंदर भी घुस रहा है, और वैक्यूम से तो वैसे भी आ रहा है। तो वो ध्यान में रखना, इनकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़। जैसे मैकेनिकल वेव्स है, उनको भी कुछ प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे इलास्टिसिटी बोलो, डेंसिटी बोलो, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जो इनके लाइफ में मैटर करते हैं। ठीक है। सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। और एक थोड़ा स्पेशल टाइप है जिसका नाम है मैटर वेव्स। ठीक है। तो ये मैटर वेव्स थोड़ा बहुत ही स्पेशल पढ़ना पड़ता है, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं हम इसको, जो कि बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन्स। तो उनके साथ में जो वेव्स जुड़ी होती है उनको हम कहते हैं मैटर वेव्स। क्योंकि देखो, मैटर यानी मटेरियल, वेव्स यानी एनर्जी। जैसे मैं इसके पहले भी हमारे पूरे फिजिक्स में जब भी मैं शुरुआत करता हूँ किसी भी क्लास की, तो यह हमेशा कहता हूँ कि हमारी पूरी दुनिया, पूरा विश्व सिर्फ दो बातों से बना है, सिर्फ दो बातों से बना है। एक तो मैटर और एक है एनर्जी। मैटर हम फील करते, देख सकते, सब कुछ कर सकते, एनर्जी हमको दिखती नहीं। हाँ, कभी कभी इस एनर्जी को ही हम अलग अलग नाम देते हैं, गॉड, भगवान, अल्लाह वगैरह वगैरह, वो कभी हम बाद में देख लेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, मैटर यानी मटेरियल और वेव्स यानी एनर्जी, दोनों साथ में जुड़े हैं। ये थोड़ा स्पेशल टाइप है हमारा। ठीक है। हाँ, ये थोड़ी हाइपोथेटिकल भी है। हाइपोथेटिकल मतलब इसका सिर्फ हम विचार कर सकते हैं, ऐसा हो सकता, वैसा हो सकता। हाँ, उसके प्रूफ्स भी है, कुछ अजम्पशंस भी होते हैं, वो सब हम देखेंगे। हाइपोथेटिकल वेव्स है, मैटर वेव है, इसको स्पेशल नाम भी है, उसको नाम है डी ब्रोगली वेव, क्योंकि उसने उसका ईजाद किया था। ठीक है बच्चों। सो इसके पहले हमने देखा वेव क्या होती है, ये उसके बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है। और इसके जो यानी इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको पिक्स के जरिए आपको भेजूंगा। ठीक है। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को बार बार फिर से आगे पीछे करके देखिए, बार बार समझने की कोशिश करिए। ठीक है। क्योंकि एकदम सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बताया, और जब मैं आपको इसके नोट्स और भी भेजूंगा तो उस नोट्स को भी आप पढ़ते रहिए। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, वेवलेंथ रेंज क्या होती है, ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है। दूसरी बात, ये जो हमारे जितने भी नोट्स है, क्योंकि हमारी चैप्टर की शुरुआत है, ठीक है, कि इसको स्टार्टिंग से आप क्या करना, अपने अपने कॉपी में नोट करना भी शुरू करिए। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।